फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो है आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका जो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाला वीडियो देख ले, ताकि आपको अच्छे से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझ में आ जाए। तो हम लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि हम इस चैप्टर में एक्चुअल में पढ़ने वाले क्या हैं। तो हमने ये देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ग्रामीण क्षेत्र पर कैसे शासन चलाएंगे। अब वो सारा कुछ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि क्या क्या पॉइंट देखे थे हमने। तो वही सब कुछ आज हम इसका एक न्यू टॉपिक लेंगे, शुरुआत एक टॉपिक से करेंगे। यहाँ देखो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आपको यहाँ पे ये रॉबर्ट क्लाइव दिखाई दे रहा है ये, और इधर आपको मुगल बादशाह जो मुगल बादशाह दिखाई दे रहा है मुगलों का उस टाइम में। तो ये क्या कर रहा है, उड़ीसा की जो दीवानी, बिहार उड़ीसा और बंगाल की दीवानी किसको दे रहा है? रॉबर्ट क्लाइव को दे रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पर इस पेंटिंग में किस तरह से दिखाया गया कि एक पूरी प्रॉपर तरीके से एक महल सा मतलब सजी हुई जगह है, वहाँ प्रॉपर उस हिसाब से दे रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, हाँ दीवानी दी गई थी, लेकिन इस तरह से नहीं कि प्रॉपर बड़े खुश होके राजा ने मतलब ऐसे महल के उसमें इतना अरेंजमेंट करके मतलब इतने अच्छे से तामझाम करके इतना कुछ किया हो। एक मतलब ऐसे ही जो मतलब तंबू टेंट टाइप का उसमें दे दिया होगा। लेकिन इस टाइप से मतलब वो तो चलो हमारी इमेजिनेशन है, हम कुछ पिक्चर कुछ भी बना दें, क्योंकि ये जो पिक्चर्स बनाई हैं वो आपका क्या है, जो भी ब्रिटिश उसका रहा है पेंटर, तो उसने अपने हिसाब से जैसी इनके उस टाइम पे बनवाई गई थी उसी हिसाब से उन्होंने बना दी थी। और ये सब क्यों बनाई गई थी? खुद को मतलब ये दिखाने के लिए कि हम कितने पावरफुल थे, हमारे लिए कितनी रिस्पेक्ट दी जाती थी, मतलब राजा भी हमारे सामने झुकता था। तो इस टाइप को शो करने के लिए, दिखाने के लिए इस टाइप की पेंटिंग दिखाई गई है। हालांकि दीवानी दी गई थी। तो शुरुआत हमारे चैप्टर की यहाँ से होती है, एक दीवानी देते हुए। अब दीवानी क्या है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे कि दीवानी का मतलब है जो राजस्व इकट्ठा करने का या टैक्स इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का काम जो अब किसको मिल गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। अब देखो, जहाँ थी तो बड़ी चालाक ईस्ट इंडिया कंपनी, अब पैसा है तो पावर भी आएगी, क्योंकि पैसे से ही तो पावर आती है। तो उन्होंने मतलब ये जो पैसे वाला जो चीज़ें हैं अपने कंट्रोल में कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन्होंने कहा कि भाई अब देखो, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, पावर इनके हाथ में आ गई कि भाई हमें तो नहीं है कोई राजा वाजा बनने का शौक, हमें बस दीवानी दे दो। मेन चीज़ तो वही थी, क्योंकि पैसा आएगा, पैसे से ही पावर आएगी। अगर आप पैसे से कुछ भी कर सकते हो, आर्मी रख सकते हो, कुछ और कर सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे कि जब इनको यहाँ की दीवानी मिल जाती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, तो ये क्या क्या चीज़ें करेंगे, देखो क्या क्या चेंजेज आएंगे, क्या क्या बदलाव आएंगे, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो कंपनी दीवान बन गई। अब हम देखेंगे कि जो कंपनी यहाँ किसके पर्पस से आई थी, ट्रेड के पर्पस से आई थी, वो किस तरह से दीवान बन गई और दीवान बनने से उसको क्या बेनिफिट हुआ, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपने ये पिक्चर देख ही लिए कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव हैं आपके ये, और ये आपके मुगल बादशाह को, जो मुगल बादशाह हैं ये क्या दे रहे हैं, इनको दीवानी दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, मतलब टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कहें हम दीवानी दे रहे हैं। कंपनी दीवान बन गई। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेना। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब जो बंगाल की दीवान है अब आप है, कि मतलब जो बंगाल से जो भी राजस्व इकट्ठा करना है या टैक्स इकट्ठा करना है, उसे इकट्ठा करने का काम किसका है? अब कंपनी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये कब घोषित कर दिया था? मुगल बादशाह ने। देखो उस टाइम बादशाहों की जो ये आप कहेंगे मुगल बादशाहों की पावर तो कम हो गई थी, लेकिन कहते हैं ना एक रिस्पेक्ट का पद, या कहें कि मतलब एक लीडर जो थे वो तो वही लोग थे उस टाइम में, लीड तो वही कर रहे थे इंडिया को। तो मुगल बादशाह मतलब उनकी वैल्यू थी, क्योंकि इसका मतलब वो एक पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा था उस टाइम में। तो उन्होंने क्या है, अब वैसे देखते तो इतना मतलब कंपनी को नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने इस तरह से शो किया, दिखाया कि भाई बादशाह से कहा कि हमें इस तरह से आप अपने हाथ से ये करो, दीवानी दो, जिससे कि लोगों को भी लगे कि हाँ इनको
दीवानी राजा ने दी है। मतलब क्यों? क्योंकि जो राजा पब्लिक थी अभी भी कहीं ना कहीं वो अपने राजा को ही मतलब एक तरह से उस हिसाब से देखती थी, नज़र से राजा के रूप में, तो कि लोग उनको मतलब फेवर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से कंपनी ने भी मतलब क्या किया, जो दीवानी किन के हाथ से ली थी? मुगल बादशाह के हाथ से। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में घटी होगी। कि मतलब ये जो पेंटिंग आपको दिखाई गई है, मैं वही बात आपको कह रही थी शुरुआत में जब पेंटिंग दिखाई गई थी कि ये हो सकता है ये घटना बहुत कम। अब यहाँ तो आपको बहुत सारे मतलब इंडियंस मतलब दिखाए जा रहे हैं, मतलब ये जो मंत्री वगैरह, और इधर आपको ये देख लो ये इतने सारे ब्रिटिशर्स दिखाए जा रहे हैं, या मंत्री वगैरह दिखाए जा रहे हैं, राजा को दिखाया जा रहा है महल में। हालांकि ये जो घटना है दीवानी देने की वो बहुत कम मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच हुई होगी, लेकिन यहाँ आपको महल की तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन ऊपर दिखाए गए चित्रों में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में, कि ये बहुत मतलब एक अच्छा ओकेजन था या भव्य समारोह के रूप में इसको पेंटिंग में दिखाया गया है। एक मिनट, यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा। कि ये जो पिक्चर बनाई है किसने बनाई है? उसने, जिसने कि रॉबर्ट क्लाइव ने जिसको कहा कि भाई तुम मतलब मेरी जो यादगार जो घटनाएं हैं उनकी पिक्चर बनाओ, तो उसने अपने हिसाब से बता दी, जो भी बोलता गया, तारीफ करता गया, उस हिसाब से वो क्या है आपका चित्रकार पिक्चर बनाता गया। तो अब मेरी इमेजिनेशन को कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते, मैं तो कुछ भी इमेजिनेशन करके खुद को राजा महारानी बना दूँ और बनवाने बैठ जाऊँ पेंटिंग की मेरा इतना बड़ा महल है, ये सब कुछ है। तो लेकिन असलियत में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वैसे ही था कि रॉबर्ट क्लाइव ने मतलब अपने आप को एक तरह से मतलब इस तरह से दिखाया कि उनको किस तरह से जो मुगल बादशाह ने दीवानी सौंपी थी। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए एक निश्चित ही बड़ी घटना थी। देखो उस टाइम में जो बंगाल था मतलब बहुत एक कह सकते हैं ना एक तरह से पावर का एक केंद्र था। तो बंगाल जो था कि वहाँ पर वैसे तो मेन सेंटर तो आपका दिल्ली था, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका ये राजस्व वगैरह टैक्स वगैरह वहाँ से सबसे ज़्यादा वसूल किया जाता था। राजा वगैरह को वहाँ से सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता था। तो ये कंट्रोल में आने से या कहें इसकी दीवानी अंग्रेजों के हाथ में चला जाना एक निश्चित ही बहुत बड़ी घटना थी। मतलब काफ़ी कुछ उनको हाथ में लग गया था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब जब कंपनी दीवान बन गई तो ऑब्वियस सी बात है जो उसके कंट्रोल में जो एरिया आ रहा था, भूभाग आ रहा था, अब उसका जो भी कोई इकोनॉमिकली या आर्थिक कोई भी मामला होगा तो उसकी जो मुख्य शासक है अब कौन होगी? दीवानी की। मतलब जो भी डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। अब उसे अपनी जमीन पर शासन करने वाले और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। कि अब उसे ये देखना था कि जो जमीन है जिस भूभाग का उसे दीवान घोषित किया गया उस जमीन पर शासन कैसे चलाना है, किस तरह से मतलब उसे आमदनी अपनी आय बढ़ानी है, रिसोर्स बढ़ाने, ये सब कैसे करने, अब उसे ये सोचना था। तो अब ये कैसे होगा? करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटा सके। अब वो सोचने लगी, अब कंपनी के देखो खर्चे भी बढ़ने लगते। खर्चे क्यों बढ़ने? क्योंकि अब उसने अपनी एक सेना रखना शुरू कर दिया। पहला ऐसा नहीं था, सिर्फ पहले ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन जब उसने यहाँ पर वो ट्रेड से साम्राज्य तक वो पहुँच चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है जब अगर उसे ऐसे वॉर करने पड़ेंगे, बक्सर जैसे, प्लासी जैसे ऐसे युद्ध करने पड़ेंगे तो उसे आर्मी भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और अगर उसे मतलब यहाँ पर किलेबंदी करनी पड़ेगी, शासन करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसे अपनी आर्मी रखनी पड़ेगी। तो अब उसके खर्चे बढ़ने लगे कि भाई कैसे अपने खर्चों को पूरा करे, वो कैसे आमदनी जुटाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या करेगी? रेवेन्यू बढ़ाएगी। रेवेन्यू कलेक्ट करने का अब उसने दीवानी ले ली तो अब क्या करेगी? वो टैक्स बढ़ाना शुरू करेगी और भी चीज़ें करेगी। तो व्यापारिक कंपनी के नाते उसे ये ख्याल रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। अब देखो वो थी तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, मतलब व्यापार कंपनी थी, उसको यहाँ पे आके बसना तो था नहीं। तो वो तो ये सोचती कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं मुनाफा कमा लूँ, मतलब मुझे बेनिफिट हो जाए, बाकी जाए भाड़ में।
तो उसे ये ख्याल रखना था कि अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें, अब देखो आर्मी रखना उनकी नीड हो चुकी थी इस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को वो खरीदना बेचना, मतलब जो भी है कच्चा माल खरीदना या वहाँ से जो तैयार माल है वहाँ पर जो मशीनों से बना हुआ तैयार माल बेचना, ये सब मतलब उसकी एक ज़रूरत थी। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरा अब उसे ये भी देखना था कि बहुत सावधानी से उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या करेंगे, मतलब क्रांति कर देंगे। तो बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि उनके हाथ में दीवानी तो आ गई, लेकिन उन्हें मतलब अब वो यहाँ के तो थे नहीं, अब लोग उनको क्यों फेवर करेंगे, मतलब क्यों उनकी बात मानेंगे, ऑब्वियस सी बात है नहीं मानेंगे, तो वो खुद के कदम कैसे जमाएंगे। देखो मान लो आप जबरदस्ती आज कर लोगे कल कर लोगे, फिर आगे एक ना एक दिन वो आपको अपोज करेंगे ना, उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो उनको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी थी कि उन लोगों को भी शांत रहें कि भाई ये कोई हल्ला गुल्ला ना करें, आराम से चुपचाप से हम अपना काम करें, यहाँ से जितना हो सके यहाँ से धन निकालें, पैसा निकालें, जो भी करना है वो निकालें, अपनी मतलब बिजनेस करें और ये लोग शांत बैठे रहें। तो उनको भी शांत रखना था जो गांव देहात में रह रहे थे, गांव में रह रहे थे। तो पहले जो शासन चला चुके थे उनको भी, जैसे आपके जो भी सामंत वगैरह हो गए, जमींदार वगैरह, इनको भी शांत करना था, नहीं तो वो पब्लिक को भड़का सकते थे। जिनके पास अभी भी ताकत और सम्मान था, और वो जो सामंत हो गए आपके जमींदार हो गए, अभी भी उनके पास ताकत थी, मतलब अपनी उनकी सेना होती थी, उनके पास पैसा भी था, सम्मान भी था, लोग तो उन्हीं को देखते थे ना। गांव में आप जाओ तो वो उन्हें नहीं पता होगा कि जो आपका एमएलए वगैरह या और जो एमपी वगैरह है वो कौन है, उन्हें ये पता होगा उनके सरपंच कौन है, वार्ड मेंबर, क्योंकि उनकी दुनिया वहीं तक सीमित है। ऑब्वियस सी बात है, अब ये जमींदार और ये सामंत वगैरह हो गए, वो इन्हीं लोगों को जानते थे, सम्मान भी इन्हीं का करते थे। तो इन लोगों को, सामंत जमींदार, इनको भी इन लोगों को शांत करना था, क्योंकि पहले टैक्स वगैरह इकट्ठा करने का काम कौन कर रहे थे, यही लोग कर रहे थे। लेकिन अब वो काम किसके हाथ में आ गया, कंपनी के हाथ में आ गया। तो अब ये कंपनी किस तरह से शासन करेगी, किस तरह से उनसे टैक्स वसूल करवाएगी, ये देखना था। तो ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता, मतलब उन्हें कंट्रोल करना था सामंत और ज़मींदार वगैरह उनको, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते थे वो, कि हम इन्हें अपने कंट्रोल में तो रखें, क्योंकि ख़त्म तो वो हो ही नहीं सकते। तो उनको ये भी करना था कि मतलब वो ख़त्म ना करें, लेकिन उनको उनके कंट्रोल में रहें, तो ऐसा कुछ करना था उन्हें। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को औपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह से तय किए, या मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई, कि अपने मन के मुताबिक जो उन्हें फसल चाहिए होती थी उनकी खेती कैसे करवाई, उन्होंने अपने आय के साधन कैसे जुटाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम हो, लोगों के अधिकार किस तरह से उन्होंने तय किए कि आपके क्या राइट्स हैं क्या नहीं है, और उन्होंने जो गांव के लोग थे उनको औपनिवेश कैसे बनाए, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आपका दीवानी वाला टॉपिक, की कंपनी दीवानी मिल गई कंपनी को, ये हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है आपको, कि कंपनी अब बना दी हमने दीवान। अब दीवान बनाएंगे तो भाई क्या करेगी, अब कंपनी अपनी आमदनी भी तो देखेगी कि कहाँ से, मतलब रिसोर्स तो ढूंढेगी कि कहाँ से इनकम आए। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंपनी की आमदनी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।